So hello students, welcome back to my YouTube channel SBT Chela. You know, here I am running a grammar class for intermediate students. I know video is coming so late because the examination is being happened in school where I teach. So there is little bit workload on me, but don't worry, I am here again, and in this video I gonna discuss about प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले की वीडियोस में जो है हमने कुछ डिस्कस किया था, मतलब ग्रामर क्लास चला रही है, ये बात तो ऑलरेडी जान ही रहे हो। और ग्रामर क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, तो टेंस से हमने स्टार्ट किया था, और टेंस से स्टार्ट करने के बाद प्रेजेंट टेंस में जब हम आए थे तो इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस हम कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में परफेक्ट टेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो परफेक्ट टेंस कैसा होता है, पहचानेंगे कैसे परफेक्ट टेंस को। तो यहाँ पे हिंदी में भी कुछ लिख रखा है जो नोट्स बना के पढ़ते हैं उनके लिए, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में बोला था कि अगर तुम वीडियो देख के पढ़ रहे हो तो नोट्स बनाते रहो, क्योंकि एक कहावत है पीडीएफ सबका है, पीडीएफ पढ़े ना कोई, जो कॉपी में नोट्स बनावे सफल वही होए। तो कॉपी में नोट्स बनाते रहो अच्छे से, यहाँ पे जो लिखा उसके हिसाब से। लेकिन वीडियो में मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान देना कि पहचानेंगे कैसे परफेक्ट टेंस को। तो परफेक्ट का मतलब होता है बच्चों पूर्ण। परफेक्ट का मतलब हो गया कोई अगर परफेक्ट है मतलब पूर्ण है। परफेक्ट तो कोई होता नहीं है, लेकिन टेंस परफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो टेंस परफेक्ट होता है तो कैसे पता चलेगा कि कोई टेंस परफेक्ट है, तो सिंपली हम देखेंगे कि अगर किसी टेंस में काम, जैसे कि कंटिन्यूअस में हमने कहा कि काम जारी है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, तो रहा है, रही है इत्यादि का होना पाया जा रहा था, तो उस वजह से हम पहचान रहे थे कि काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन यही मैं बोलूँ कि मैं वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया है, मैंने पानी पी लिया है, मैं तुमसे मिल चुका हूँ, तो ये सारे वाक्य जो आ गए, ठीक है ना। ऐसे तो वाक्यों के अंत में लिख दिया है मैंने कि यहाँ पे चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, लिया है इत्यादि का होना पाया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तुम इसकी वजह से पहचानो। तुम ऐसे पहचान सकते हो कि हाँ काम पूरा हो गया है, मतलब कि ये परफेक्ट टेंस का है। तो चलो एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है लिखा है, तो मैंने खाना खा लिया मतलब खाने का काम कंप्लीट हो चुका है, खा नहीं रहा हूँ, दैट मीन्स कि अब ये जो हो गया परफेक्ट टेंस का हो गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल अफर्मेटिव, मतलब अफर्मेटिव जैसा कि हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अफर्मेटिव क्या होता है, जिसमें नेगेटिविटी नहीं आती है, वो अफर्मेटिव हो गया। और नेगेटिविटी आ गई तो नेगेटिव सेंटेंस में आ जाता है। तो देखो रूल समझ लो, क्योंकि जितने भी टेंस होते हैं सबका जो ट्रांसलेशन होता है वो एक ही मेथड पे चलता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जब लिखना है तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली रहते हैं, सारे टेंस में एक ही रहते हैं, चेंज नहीं होता। सब्जेक्ट हम पहचान जाए तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है सभी टेंसेस में अलग अलग होता है, तो यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब का पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा। और मेन वर्ब का क्या होता है, कौन सा फॉर्म लगेगा, ये अगर पता चल जाए तो हमारा काम हो जाता है। तो इन दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लो क्या है ये हेल्पिंग वर्ब, इसमें कौन सा यूज़ करते हैं, तो अफर्मेटिव। इस काल के अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए एक वचनकर्ता जो होते हैं, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि ऐसे सब्जेक्ट जिसमें सिर्फ कोई काम करने वाला एक हो, उसके साथ हैज सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। और वही कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हैव सहायक क्रिया का प्रयोग करके वाक्य के मुख्य क्रिया जो होती है उसका थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब जो होता है उसका थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और इस काल में आई के साथ बहुवचन वाले सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, यानी आई के साथ अगर कोई हेल्पिंग लगेगा तो वो हैव होगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि आई का चेंज होता रहता है थोड़ा बहुत, तो इस वाले में आई के साथ हैव यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे, एग्जाम्पल बढ़ते हैं। यहाँ पे अफर्मेटिव लिख दिया है, लेकिन अब आप इससे पहले की वीडियोस में हम क्या करते थे, अफर्मेटिव के लिए अलग से एक्सरसाइज में दिया करता था और नेगेटिव के लिए अलग से देता था। लेकिन अब क्या करेंगे, दोनों को मिक्स करके चलेंगे, क्योंकि इससे हमारा टाइम भी बचेगा। और समझ तो गए ही हैं, ऑलरेडी 2 वीडियोज़ में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, देखा होगा तो तुम्हें समझ में आया होगा। तो मैं जिस तरह से बढ़ रहा हूँ आगे, मैं मान के चलूँगा कि हाँ तुम्हें समझ में आया है। तो इस वजह से अब से अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों साथ में चलेगा। दोनों में डिफरेंस क्या होता है समझ लो, कि अगर वाक्य में नॉट है तो नॉट का यूज़ करते हैं, नहीं है तो नहीं करते हैं। तो वही नॉट अगर हट गया तो वो अफर्मेटिव हो गया, नॉट आ गया तो नेगेटिव हो गया, तो ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है इस वजह से। तो सब्जेक्ट सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करेंगे हैज़ या हैव, डिपेंड करता है सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। अगर एक वचन करता होगा तो हैज़ यूज़ करेंगे, बहुवचन करता होगा तो हैव यूज़ करेंगे। उसके बाद नॉट अगर होगा तो यूज़ करेंगे, नहीं होगा तो नहीं यूज़ करेंगे। और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करके ऑब्जेक्ट अगर होगा वाक्य में तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल है, मैं किताब पढ़ चुका हूँ।
इसमें सब्जेक्ट को सबसे पहले पहचानो। तो सब्जेक्ट को पहचानना, ऐसे पुरानी वीडियो देखे हो तो तुम अच्छे से जानते हो सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, लेकिन नहीं देखा तो यहाँ देखो, वाक्य को पढ़ के तुम्हें क्या लग रहा है, मैं किताब पढ़ चुका हूँ, यानी इसमें एक काम हो रहा है, किताब पढ़ने का काम इसमें हो रहा है। तो जब इसमें किताब पढ़ने का काम हो रहा है तो इसका मतलब तुम समझ सकते हो कि पढ़ने का काम कोई करने वाला भी तो है। इसमें काम करने वाला कौन है, मैं। तो यानी कि सब्जेक्ट हो गया मैं, और मैं की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पे हाई, आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव में से कौन सा यूज़ करेंगे, तो हैव यूज़ कर लिया हमने, ठीक है। नॉट नहीं है इसमें तो नॉट लगाएंगे नहीं, ठीक। स्ट्रक्चर देखो और यहाँ पे देखो, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब है पढ़ना। वाक्य को देखोगे पता चल जाएगा कि वर्ब कौन सा होता है। तो पढ़ना काम है, पढ़ने का होता है रीड, और रीड का थर्ड फॉर्म भी होता है रीड ही, मतलब स्पेलिंग सेम रहता है, बस प्रोनाउंसिएशन में रेड बोल देते हैं उसको। तो आई हैव रेड, क्या पढ़ने की बात हो रही है, तो ऑब्जेक्ट में हमारा द बुक, तो आई हैव रेड द बुक, और ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट वाला देख लो, नेक्स्ट वाला है तुम भोजन कर चुके हो। सब्जेक्ट तो हम पहचान ही गए कि सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो तुम की अंग्रेजी यू, यू के साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव में से। तो यू को हम जानते हैं कि बहुवचन करता मान के चलते हैं, इस वजह से यू के साथ लगेगा हैव, तो यू के साथ हैव हो गया। अब यहाँ पे नॉट तो है नहीं, नॉट तो लगाना नहीं है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। भोजन करने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, भोजन करने के लिए रख दे, भोजन करने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं हैव, और हैव का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे क्योंकि वर्ब का तो हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है हैड, तो यहाँ पे लिख दिया हमने हैड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, तो भोजन करने की बात हो रही है, बाद में तो वही आएगा ना, तो द फूड लग गया हमारा लास्ट में। नेक्स्ट है मैंने यह कार्य नहीं किया है। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए था हमें, सब्जेक्ट हो गया आई, ठीक है। उसके बाद आई के साथ हैव यूज़ करते हैं, तो हैव तो हो ही गया। नॉट भी है इसमें तो नॉट लगा दिया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, यह कार्य नहीं किया है, तो करना हो गया। वर्ब क्या हो गया हमारा, करना, करना की इंग्लिश होती है डू, और डू का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है हमें, तो इस वजह से लिख दिया डन। तो आई हैव नॉट डन, अब क्या करने की बात हो रही है, तो यह कार्य, यह कार्य यानी कि दिस वर्क, और इस तरह से ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये है हमारा एक्सरसाइज 13, इससे और इसका सोल्यूशन, मतलब ये देखो, स्क्रीनशॉट लो और सॉल्व करने की कोशिश करो, ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, जितना सीखा है उसके हिसाब से। उसका सोल्यूशन मिल जाएगा तुम्हें वीडियो के एंड में। और हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो अब इस तरह के, इससे पहले जितने भी थे उसमें हम लोग इंटेरोगेटिव जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंटेरोगेटिव 2-3 टाइप के होते हैं। एक क्या से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं जिसका आंसर या तो हाँ होता है या तो ना होता, और कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनका आंसर कुछ भी हो सकता है। प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे होते हैं जिनका आंसर कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम वीडियो देख रहे हो, तो इसका आंसर होगा या तो हाँ या तो ना, ठीक है। तुम वीडियो क्यों देख रहे हो, तुम क्या देख रहे हो, तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप के जो वाक्य होते हैं उसका ट्रांसलेट करने के लिए क्या से शुरू होने वाले जितने भी सेंस होते हैं उसका स्ट्रक्चर कुछ ये है हमारे सामने कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट सारा का सारा सेम टू सेम रहेगा, उसी तरह से जैसे पिछले था। बस इसमें क्या होता है, हैज़ या हैव सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। और दूसरा वाला है कि वाक्य के बीच में अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, तो उसका अंग्रेजी हम लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव में से कुछ, और सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट, ये हमारा उसी क्रम में रहेगा जैसे पहले था। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर हमें समझ में आएगा। एग्जाम्पल है, क्या तुम मेरे लिए चॉकलेट लाए हो। बहुत अच्छा, क्या से स्टार्ट है, क्या से स्टार्ट होने वाला है, इसका मतलब इसका रिप्लाई या तो यस होगा या तो नो होगा। यस और नो वाले में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही लिखना है। क्या है भाई, डरा दिया, इसे कट नहीं करूँगा। यहाँ पे क्या तुम मेरे लिए चॉकलेट लाए हो, सिंपली हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से यूज़ होता है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि चॉकलेट लाने वाला सब्जेक्ट होगा, चॉकलेट लाने वाला है कौन इसमें, तुम, तो तुम के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हम हैव, तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा हैव। अब सब्जेक्ट चाहिए हैव यू। अब चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे वर्ब क्या है, लाना, लाए हो, मतलब काम तो लाने का ही हो रहा है ना, तो वर्ब है हमारा लाना। तो लाना का होता है ब्रिंग, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉट, BROU, ब्रॉट। हैव यू ब्रॉट, क्या लाने की बात हो रही है, चॉकलेट लाने की बात हो रही है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट।
तो लिख देते हैं चॉकलेट। हैव यू ब्रॉट चॉकलेट, चॉकलेट्स भी लिख सकते हैं, मैं चॉकलेट ही लिखूँगा। हैव यू ब्रॉट चॉकलेट, चॉकलेट्स ही लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। हैव यू ब्रॉट चॉकलेट्स, अब यहाँ पे है मेरे लिए, तो मेरे लिए के लिए ना एक वर्ड यूज़ होता है फॉर, तो फॉर भी लगा दिया हमने। क्या तुम चॉकलेट लाए हो, फॉर किसके लिए, मेरे लिए, तो मेरे लिए के लिए हो जाएगा मी, ठीक है। अब ये जो मी लिखा है यहाँ पे मेरे के लिए, माई क्यों नहीं लिखा, तो यहाँ पे एक रूल होता है छोटा सा, ध्यान देना। जब भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट वीडियो जो बनाया था मैंने इम्परेटिव सेंटेंस वाला, उसमें बताया था। अब वो वीडियो जाके देखने बोलूँगा तो तुम्हें लगेगा प्रमोशन कर रहा हूँ, और अगर इसमें बताऊँगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ के लिए समझ लो कि अगर ये आई से रिलेटेड, मेरे से संबंधित कोई भी चीज़ अगर शुरू में आ रहा है वाक्य के, तो वहाँ पे आई यूज़ करते हैं, और अंत में आ रहा है तो मी यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर मेरा है ना, मेरे लिए, मेरा के साथ में कोई और सामान है, जैसे मेरा किताब, मेरी कॉपी, मेरी माँ, मेरी पिताजी, मेरा दोस्त, तो उसके लिए माई लगा के, माई वर्ड यूज़, माई बुक, माई पेन, माई पेंसिल, माई फादर, माई मदर, माई सिस्टर, ये सब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखने वाली चीज़ क्या है कि अगर मैं से संबंधित कोई भी चीज़ अगर वाक्य के शुरू में आ रही है सब्जेक्ट में, तो आई यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट में आ रही है तो मी यूज़ करेंगे, और मेरे साथ अगर कोई और चीज़ लगी हुई है, कोई और नाउन या प्रोनाउन लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में ना आई यूज़ करेंगे ना मी यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, माई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो भाई फिर तो तुम जाके वीडियो देख ही लो, ठीक है ना, पुरानी वीडियोस। अब आगे है, देखो नेक्स्ट वाला हमारा, ये तो हो गया हैव यू ब्रॉट चॉकलेट्स फॉर मी। नेक्स्ट है उसने अपनी गाड़ी क्यों बेच दी है। अब ये है क्यों वाला, ठीक है। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश हो जाएगी वाई, वाई के बाद क्या होता है, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो वाई हैज़ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इसमें। क्यों, क्योंकि ही है ना, उसने, वाई हैज़ ही, तो ही के साथ तो हैज़ ही यूज़ होता है, तो वाई हैज़ ही, बेचने का होता है सोल्ड, वाई हैज़ ही सोल्ड, वाई हैज़ ही सोल्ड, क्या बेच दिया, अपनी गाड़ी, तो हिज कार, वाई हैज़ ही सोल्ड हिज कार, ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है वे कहाँ गए हैं, वेयर, वे कहाँ गए हैं, वेयर हैव, क्योंकि वे क्या होगा, प्लूरल होगा, तो प्लूरल होगा तो इसलिए वेयर हैव दे कॉन, और ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और इसके लिए भी एक एक्सरसाइज है, छोटा सा एक्सरसाइज 14, आराम से देखो, करो, और जब कर लो तो लास्ट में इसका सॉल्यूशन भी है, वीडियो के एंड में देख लियो। नेक्स्ट है कुछ स्पेशल सेंटेंस, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बस शॉर्ट में समझ लो कि कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, वो उसके बीच में पहले या बाद लगता है, जैसे कि तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुका हूँ, या तुम्हारे जाने के बाद मैं जाने के, इसमें बाद वाला कम देखने को मिलता है, लेकिन पहले वाला ज़्यादा देखने को मिलता है। हालांकि बाद वाला अगर आ जाता है, तुम्हें कभी देखने को मिल गया, तो उस कंडीशन के लिए मैंने यहाँ पे उसके लिख के रख दिया है स्ट्रक्चर उसका, लेकिन ज़्यादातर पहले वाला ही देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ कि डॉक्टर के आने के बाद मरीज़ मर गया है, तो बाद गया है सुनने में कम देखने को मिलता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बना ही सकते हो ना खुरापाती दिमाग के लोग, तो इस वजह से मैंने दोनों लिख दिया है कि क्या करेंगे अगर ऐसा मिल गया तो, नहीं तो ज़्यादातर पहले वाला मिलता है। तो अगर पहले मिलता है तुम्हें कोई वाक्य में कि तुम्हारे आने से पहले मैं खा चुका हूँ, ठीक है, तुम्हारे कहने से पहले मैंने वो मूवी देख लिया है, तो अब इसको देखो, इसमें बिफोर, पहले वाले में बिफोर यूज़ करते हैं, बाद वाले में आफ्टर यूज़ करते हैं। तो बिफोर वाले में मतलब मैंने पहले ही कोई काम कर लिया है ना, तो जो काम मैंने पहले कर लिया है या फिर किसी ने कोई काम कर लिया तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ कर लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर तुमने देखा ही। और बाद में जो हो रहा है, मतलब उसके बाद बिफोर, पहले की अंग्रेजी बिफोर लिखेंगे, और बाद में जो हुआ है, जैसे तुम्हारे कहने से पहले मैंने बाहुबली देख लिया है, बोल दिया ना, तो उसमें मैंने बाहुबली देख लिया है उसको प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे, उसके बाद पहले का इंग्लिश बिफोर लिखेंगे, बिफोर के बाद जो बच गया तुम्हारे कहने से, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ कर लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होगा, तो आगे एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। दूसरा वाला भी समझ लो कि बाद वाला अगर रहता है, कि बाद वाला है
चलो एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसमें बाद वाला क्या होता है कि जो काम पहले हुआ हमारा उसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में उसके बाद आफ्टर लिखते हैं, आफ्टर के बाद प्रेजेंट नहीं, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में से कर देते हैं। एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो एग्जांपल देखते हैं। ये रहा हमारा, पिताजी के आने के बाद माँ ने भोजन किया है। तो यहाँ पे जो काम बाद में हुआ, बाद में कौन सा काम हुआ, माँ के भोजन करने का काम हुआ ना बाद में, तो इसे हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में पहले। चलो करते हैं। तो माँ ने भोजन किया है, दैट मीन्स MOTHER, मदर हैज़ लगाएंगे क्योंकि हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हैड यहाँ पे भोजन करने वाला जो हैव था उसका थर्ड फॉर्म है हैड। मदर हैज़ हैड फूड, भोजन किया है, माँ ने भोजन किया है। कब किया, आफ्टर पिताजी के आने के बाद। तो अब पिताजी के आने वाला जो हो गया वो हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो आफ्टर AFTER आफ्टर 2 बार लिख दिया, आफ्टर फादर केम। अब पास्ट इंडेफिनिट वाला मैंने अभी तक बताया नहीं है तो मैं कह नहीं सकता कि यहाँ पे केम क्यों आया, लेकिन अगर ऑलरेडी थोड़ा बहुत भी जानते होगे तो तुम्हें पता होगा केम क्यों आया। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया जाता है, इस वजह से कम का केम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। तुम्हारे कहने से पहले मैं यह कर चुका हूँ, तो आई हैव डन दिस। अब पहले की अंग्रेजी बिफोर लिख लेंगे। ये जो हुआ आई हैव डन दिस, ये प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया। उसके बाद तुम्हारे कहने की बात हो रही है, तो तुम्हारे कहने के लिए इसको हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट हो गया यू, और यू के बाद बिफोर यू से, क्योंकि ऐसे यस तो यू के साथ लगेगा नहीं, हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो फिर से मैं उम्मीद करूँगा कि समझ में आया, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो। और इसका बहुत ज़्यादा एग्जांपल नहीं लिया है मैंने, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आसान पहले अगर सीख लेंगे तो डिफ़िकल्ट जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा बाद में। तो इस वजह से इसमें ज़्यादा नहीं है, समझने के लिए इतना रखो। बाकी जो एग्ज़ाम्पल दिया है हु वाला वो देख लो, क्योंकि हु वाला अभी मैंने इंटेरोगेटिव बताया लेकिन हु वाला नहीं बताया। यहाँ तो हु का कुछ ऐसा ही रहता है सिंपल सा, जैसे बाकी सब में भी था। हु को हम एक वचन कर्ता मानते हैं तो हु हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। सब्जेक्ट के साथ अब यहाँ पे एक वचन कर्ता मानते हैं तो हैव का तो ऑप्शन ही नहीं आता, हैज़ ही यूज़ होता है ज़्यादातर। और उसके साथ में तुम्हारा नॉट भी है, रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, भोजन किसने पकाया है। तो जरूरी नहीं है कि कौन ही हो तभी होगा हु, किसने के लिए भी हु यूज़ करता है। तो हु के साथ लगा दिया हमने हैज़, हु हैज़। अब भोजन पकाने की बात हो रही है तो कुक्ड। अब यहाँ पे फूड नहीं भी लिखेंगे तो कुक मतलब भोजन पकाना ही होता है, तो इस वजह से कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चन मार्क के साथ। नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल हमारा, गृह कार्य किसने नहीं किया है, नॉट वाला है। तो हु हैज़ नॉट। अब करने का होता है डन, मतलब डू होता है, लेकिन डू का थर्ड फॉर्म तो डन होगा। हु हैज़ डन द होमवर्क। और ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब इसका भी कुछ एग्जांपल दे रखा है मैंने, देख लो। ये रहा हमारा एक्सरसाइज 15। अब एक्सरसाइज 15 जब हो जाएगा तो आराम से तुम एक्सरसाइज 16 जो मिसलेनियस है वो भी आराम से करना। और अब इसके बाद मैं जो एक्सरसाइज 13 से स्टार्ट किया था, 13, 14, 15, 16 सबका सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ। 2-2 सेकंड तक मैं सबका सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ, तो जल्दी से देख लेना। ये एक्सरसाइज 13 का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज 14, 14 का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज 15 का सॉल्यूशन, और ये एक्सरसाइज 16 का सॉल्यूशन। तो बस आज के लिए इतने रखता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहो।